Feline regions of breast. Normal anatomy of breast. Breast एक modified skin appendage होता है which is specialized epithelium and stroma. मैं anatomy डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, वो आप लोगों की फर्स्ट उसमें हो चुकी है, फर्स्ट MBBS में. ये इंपॉर्टेंट है, इसके मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स क्या क्या होते हैं. बेटा कॉन्स्टेंटली हर क्लास में मैं एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगी. तुम लोग को सोना है सो जाओ, बात मत करो, बस बाकी जो करना है कर लो, आवाज नहीं होनी चाहिए क्लास में. आ जाओ. मॉर्फो फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. फर्स्ट है टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, सेकंड लोब्यूल और टर्मिनल डक्ट्यूल, फिर इसके बाद लार्ज डक्टल सिस्टम. जो सबसे राइट में दिख रहा है TDLU बोलते हैं इस टोटल को मिला के, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट. क्यों जरूरी है ये जानना? क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम पैथोलॉजी है वो TDLU से ही रिलेटेड होती है. TDLU टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट. मैमरी ग्लैंड जो होता है 2 मेजर पोर्शंस में होता है. आज ये आपके मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में. सबसे लेफ्ट में नॉर्मल लोब्यूल है, जो सबसे लास्ट आपने टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट हमने TDLU बोला, वो सबसे लास्ट में नॉर्मल लोब्यूल है. एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है उधर लोब्यूल के अंदर. लोब्यूल की लाइनिंग एपिथेलियम में एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है. लोब्यूल के आसपास जो स्ट्रोमा है, जो उसकी लाइनिंग एपिथेलियम से हटके बाहर जो स्ट्रोमा है ब्रेस्ट का, उसका प्रोलिफरेशन होता है, उसको हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं. फिर एक होता है DCIS डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कार्सिनोमा, फिर इन्वेजिव कार्सिनोमा. इसके अंदर अगर कहीं पैपिलरी प्रोजेक्शन हो जाता है, पैपिलोमा बोलते हैं उसको. TDLU के अंदर अगर पैपिले बन जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रह गया डिस्कस करना. मैं क्लास स्टार्ट करूं. आ जाओ. जो TDLU है उसके बाहर के स्ट्रोमा के प्रोलिफरेशन, TDLU जो है बाहर के स्ट्रोमा के प्रोलिफरेशन से 2 चीजें होती हैं, फाइब्रोएडिनोमा और फिलॉइड्स. आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं. आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है, आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं फाइब्रोएडिनोमा पे, फिलॉइड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रोएडिनोमा फिलॉइड्स आ सकता है. DCIS पर से आपके आता नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट आपकी केस में फाइब्रोएडिनोमा फिलॉइड्स होता है और मैलिग्नेंसीज होती हैं. या फिर एक शॉर्ट नोट इन जनरल या लॉन्ग क्वेश्चन भी मे बी, बिनाइन डिजीजेस ऑफ ब्रेस्ट. ये आपकी नॉर्मल, ये आपका TDLU है. ये आपकी डक्ट गई इधर से, ये जो पूरा एंड है उसको हम लोग TDLU बोलते हैं, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट. तो इसमें जो एक ग्लैंड है उसके अंदर कौन कौन सी एपिथेलियम होती है. डक्ट्स एंड लोब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं. एक तो क्यूबॉइडल टू कॉलमनर सेल्स, क्योंकि ये सिक्रीटरी एपिथेलियम है, सिक्रीटरी जहां भी होती है वहां पे क्यूबॉइडल टू कॉलमनर सेल्स होते हैं. उसके बाद मायोएपिथेलियल सेल्स, तो 2 सेल लाइनिंग होती है. और इसका जो स्ट्रोमा होता है, 2 तरह का स्ट्रोमा होता है. इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा, लोब्यूल्स के बीच में 2 अलग अलग लोब्यूल्स के बीच वाला स्ट्रोमा, और इंट्रालोब्यूलर, उस लोब्यूल के, ये एक डक्ट है, ये एक पूरा लोब्यूल है जो ऊपर वाली पिक्चर में, उसके बीच में ग्लैंड्स के बीच में जो स्ट्रोमा है वो इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा है. और ऐसे जो नीचे पिक्चर में है, ऐसे जो अलग अलग लोब्यूल्स हैं उन दोनों के बीच में जो स्ट्रोमा है इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा है. ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इन दोनों से
दोनों के हाइपरप्लेजिया से बेसिकली कोई भी बिनाइन ट्यूमर से मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइज हो सकता है। अब आते हैं हम इन्फ्लेमेटरी लीजन्स पे। इन्फ्लेमेटरी लीजन्स कौन कौन से हैं? मेमोरी डक्ट एक्टेजिया, फैट नेक्रोसिस, लिम्फोसिटिक मैस्ट्रोपैथी, इडियोपैथिक ग्रैनुलोमैटस मैस्टाइटिस, सिस्टिक न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुलोमैटस मैस्टाइटिस। पहले टर्म को छोड़ के आई थिंक बाकी सारे टर्म्स आपको समझ आ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। फैट नेक्रोसिस ये पढ़ा हुआ है आपका, नथिंग मच। लिम्फोसिटिक मैस्ट्रोपैथी मतलब लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है ब्रेस्ट में। इडियोपैथिक ग्रैनुलोमैटस मैस्टाइटिस, ग्रैनुलोमा हो रहा है। इडियोपैथिक इसलिए क्योंकि ये ट्यूबरकुलर ग्रैनुलोमा नहीं है, ठीक है। हम इसको सिर्फ ग्रैनुलोमैटस मैस्टाइटिस बोलते तो टीबी भी आ जाता है इसके अंदर। हमने इडियोपैथिक सिग्निफाई किया है मेनली, मोस्टली हमने टीबी को रूल आउट करने के हिसाब से। आ जाओ। सिस्टिक न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुलोमैटस मैस्टाइटिस, जिसके अंदर सिस्ट भी हो रही है, न्यूट्रोफिल्स भी हैं और साथ में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है। मेमोरी डक्ट एक्टेजिया ये क्या होता है? ये बेसिकली प्री मेनोपॉजल विमेन में होता है। इसके अंदर मेनली निपल डिस्चार्ज होता है फीमेल को। बेसिकली डक्ट जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। डक्ट एक्टेजिया बोलते हैं उसको। इसके अंदर निपल डिस्चार्ज होता है, मास जैसा फील होता है, निपल रिट्रैक्शन होता है। सारी ब्रेस्ट बेसिक एनाटमी है, सारी ब्रेस्ट की डक्ट्स जो होती है वो कहाँ आके ओपन होती है? निपल पे। तो इसीलिए निपल इसमें मेन रोल प्ले करता है, जिसमें आपको निपल डिस्चार्ज, निपल रिट्रैक्शन, पेन और मास जैसा भी फील हो सकता है। ग्रॉसली डायलेटेड आपको सब एरियोलर डक्ट्स मिलेंगी। माइक्रोस्कोपिकली ये पूरी एक डक्ट है जो डायलेट हो गई है। आ जाओ। तो क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, बैकग्राउंड स्ट्रोमा में आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। बैकग्राउंड में लिम्फोसाइट्स समझ आ रहे हैं? ये सारे लिम्फोसाइट्स हैं आपके। ये आपकी डक्ट है, ये पूरी वहां इस एंड से इस एंड तक ये पूरी डक्ट एनलार्ज हो गई है। प्लस इसके अंदर हिस्टोसिटिक कलेक्शन होता है डक्ट्स में। मैक्रोफेजेस आते हैं, हिस्टोसाइट्स आते हैं, ये इसका मेन फीचर होता है। डायलेशन ऑफ ल्यूमेन डक्ट्स विद अक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डेब्रिस इन द लूमेन एंड फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द वॉल। कैल्सिफिकेशन कॉमन होता है, लूमेन मटेरियल एस्केप करता है डक्ट से, जिसकी वजह से बेसिकली बैकग्राउंड स्ट्रोमा में आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिलता है। आपको बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का एक ही रीजन होता है, जब आपकी बॉडी से उस जगह पे वो चीज आ गई है जो नॉर्मली वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। जो सेल्स डक्ट के अंदर रहते थे वो अगर डक्ट को क्रॉस करके स्ट्रोमा में आए हैं जो उनकी नॉर्मल लोकेशन नहीं है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है और वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। अगर एडवांस स्टेज हो जाएगी, ये आपका बेसिक हीलिंग का चैप्टर है कि हाँ इन्फ्लेमेशन अगर है और एडवांस स्टेज हो गई तो उस केस में आपको फाइब्रोसिस हो जाएगा उस एरिया में। फैट नेक्रोसिस ये ट्रोमैटिक हो सकता है। इट इज सेकेंडरी टू मेमोरी डक्ट एक्टेजिया एंड रेडिएशन थेरेपी। ग्रॉसली इसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ फैट होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली एडिपोसाइट्स का नेक्रोसिस मिलेगा विथ मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी, आ जाओ, मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाइक हिस्टोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, कभी कभी ईओसिनोफिल्स। फाइब्रोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में हम लोग को फाइब्रोसिस भी मिल सकता है। ये आपका पूरा जो है ये नेक्रोसिस हो रखा है, एडिपोसाइट्स का नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। सेम वही है जो आप लोग का नेक्रोसिस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। क्योंकि ब्रेस्ट का मेनली टिश्यू फैट होता है, तो यहाँ पे फैट नेक्रोसिस होगा। अगर ट्रॉमा हुआ है या किसी भी और सेकेंडरी इम्प्लीकेशंस की वजह से यहाँ पे फैट नेक्रोसिस होगा। लिम्फोसिटिक मैस्टाइटिस, इट इज इम्यून मीडिएटेड। इसमें पैल्पेबल मास होता है, ग्रॉसली रबरी और फर्म ग्रेइश व्हाइट है। माइक्रोस्कोपिकली हमने बोला लिम्फोसिटिक मैस्टाइटिस है, मतलब लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन होगा। डेंस इंट्रालोब्यूलर, पेरीलोब्यूलर, पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। लोब्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के अराउंड, ठीक है, और पेरीवैस्कुलर ब्लड वेसल्स के अराउंड आपको लिम्फोसिटिक कलेक्शन मिलेगा। पेशेंट बेसिकली प्रेजेंट करता है मास के साथ में। पेशेंट प्रेजेंट करता है ब्रेस्ट लंप के साथ में। जब हम उसकी बायोप्सी लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये फीचर मिलता है, लिम्फोसिटिक मैस्टाइटिस बोलते हैं उसको।
Idiopathic granulomatous mastitis, it is a diagnosis of exclusion, ill-defined mass, माइक्रोस्कोपिकली आपको लोबुलोसेंट्रिक ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन मिलेगा. नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास कन्फाइंड टू द ब्रेस्ट लोब्यूल्स. नॉन केजिएटिंग क्यों? केजिएटिंग कहाँ मिलते हैं? बस यही डिफरेंस है. मेनली जब आपके पास में ग्रैनुलोमा ब्रेस्ट बायोप्सी में आता है तो हमें रूल आउट करना पड़ता है टीबी, जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में. इंडिया में टीबी इतना प्रेवलेंट है कि किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है. तो जब भी आपको ग्रैनुलोमास मिलते हैं किसी भी ऑर्गन में, बाय डिफॉल्ट आप टीबी रूल आउट करते हो सबसे पहले. तो जो आपका नॉन केजिएटिंग नेक्रोसिस है, इस केस में वो हेल्प करता है टीबी रूल आउट करने के अंदर, क्योंकि लैंगहेंस जाइंट सेल टीबी के लिए पर्टिकुलर जाइंट सेल होते हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रैनुलोमास में भी आपको जाइंट सेल्स मिलते हैं. पर से जरूरी नहीं है वो लैंगहेंस मिले, लेकिन जाइंट सेल्स आपको मिलेंगे. तो हम सिर्फ ये देख के कि जाइंट सेल्स है या नहीं हम रूल आउट नहीं कर सकते. मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स इन एंड अराउंड द लोब्यूल्स इसमें मिलता है. इसको एक्चुअली इसमें बेसिकली आपको डेंस लिम्फोसिटिक कलेक्शन, ये सब पीडीएलयूज है. ये एक है, इसमें छोटी, ये दिख रही है छोटी छोटी डक्ट्स है ये सारी, ये इसके अराउंड जो छोटे छोटे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं सारे लिम्फोसिटिक कलेक्शन है. ये पूरे एक डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, डक्ट नहीं सॉरी लोब्यूल्स है, मतलब ग्लैंड है. ये पूरा आपका टीडीएलयू है. ये एक है, वो ऊपर दूसरा है, वहां पे एक है, वहां पे एक है. ये सारे टीडीएलयूज हैं. इसमें जो लंबी, जैसे ऊपर में वो लंबी सी लॉन्ग जो दिख रही है वो पूरी डक्ट है, उसके अराउंड आपके ग्लैंड्स अरेंज्ड है, तो वो टीडीएलयू बना रहा है, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट. नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास प्रेजेंट है, जिसमें हमने एसिड फास्ट किसके लिए करते हैं? स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, एएफबी, माइकोबैक्टीरियम. और फंगल स्टेन कौन से होते हैं? माइक्रो है ना इसी साल. हाँ, फंगल स्टेन कौन से होते हैं? KOH फॉर्म. और जब हम इसमें करते हैं तो बायोप्सी में किसी ना किसी, कभी इसके तुम्हारा तो ऑलमोस्ट पैथो कंप्लीट हो रहा है, कभी तो सुना ही होगा किसी क्लास में पैथो फंगल स्टेन, फंगस जब पड़ी होगी. पास स्टेन सुना है? PAS फंगल स्टेन होता है. बायोप्सीज में हम KOH माउंट नहीं लगा सकते, ठीक है. बायोप्सीज में जब हमें फंगस देखना होता है हिस्टो में तो हम पास स्टेन लगाते हैं, PAS. और दूसरा मिथामीन सिल्वर, GMS, ठीक है. GMS स्टेन हम लोग लगाते हैं और पास स्टेन लगाते हैं. मोस्ट कॉमनली पास स्टेन लगाते हैं, जो कि फंगस हमें बता देता है. मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिख रहे हैं, ये रहे, ये पूरा एक जाइंट सेल है, ये पूरा एक जाइंट सेल है, ये जाइंट सेल है, ये जाइंट सेल है, सारे जाइंट सेल्स है. लैंगहेंस जाइंट सेल कैसा दिखता है, कौन बताएगा? लैंगहेंस जाइंट सेल टीबी में होता है तो पता है दिखता कैसा है? कोई उसका स्पेसिफिक फीचर होता है लैंगहेंस जाइंट सेल का? मल्टीन्यूक्लिएटेड तो बेटा जाइंट सेल है, बोल ही रहे हैं, तभी मल्टीन्यूक्लिएटेड है वो. जाइंट सेल बाय डेफिनेशन ही मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है. हाँ बेटा, एग्जाम आने वाले नवंबर में. कैसा दिखता है लैंगहेंस जाइंट सेल? मैं इसको लैंगहेंस क्यों नहीं बोल रही हूँ? उसके न्यूक्लियाई कैसे अरेंज होते हैं? हॉर्स-शू शेप. नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज. ग्रॉस में मल्टीपल साइनसेस एंड एरियाज ऑफ केशियस नेक्रोसिस अकर. माइक्रोस्कोपिकली टिपिकल ग्रैनुलोमास, लैंगहेंस जाइंट सेल्स, केशियस नेक्रोसिस मिलता है. सिस्टिक न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस, newly recognized entity that present as mastitis, nipple inversion and और retraction होता है is common and fistulas can occur. Grossly breast mass के साथ आता है patient with nipple inversion या sinus tract formation. Microscopically cystic spaces मिलेंगी rimmed with neutrophils. पैथो में जब हम बोलते हैं, या इनफैक्ट
एब्सेस जब हम बोलते हैं तो एब्सेस में क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन। बॉडी में कहीं भी अगर आप एब्सेस टर्म यूज कर रहे हो तो वो सिग्निफाई करता है कि वहां पे न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन है, वहां पे डेब्रिस है, न्यूट्रोफिलिक डेब्रिस हो सकता है, मे बी लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया है तो उस केस में वहां पे नेक्रोसिस भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां पे न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन है। मैं ये टर्म इसलिए बोल रही हूं, इन केस एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक टर्म्स पता हो तो आप एटलीस्ट कुछ लिख सको। एब्सेस हमारी बॉडी में जब भी बनता है तो उसमें न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन होता है, ठीक है। एम्प्टी राउंड ओवल सिस्टिक स्पेसेस होती है रिम्ड बाय न्यूट्रोफिल्स, जिसको हम लोग माइक्रो एब्सेसेस बोलते हैं। लोब्यूलर सेंट्रिक मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, इसमें भी बॉडी में ग्रैनुलोमास क्यों बनते हैं, बॉडी में ग्रैनुलोमा बनते क्यों हैं? नहीं, किसी भी केस में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें ग्रैनुलोमास बनते हैं, तो बॉडी में बनते क्यों है ग्रैनुलोमा, रीजन क्या है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन का? ग्रैनुलोमा कौन से इन्फ्लेमेशन का टाइप है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो बॉडी में जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे ग्रैनुलोमा बनेंगे। ग्रैनुलोमा बनने का ही मतलब हमेशा टीबी नहीं होता है। बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में ग्रैनुलोमा फॉर्म होते हैं। जब भी कोई चीज क्रॉनिकली है तो इसके अंदर भी नॉन ग्रैनुलोमास कहाँ का और बनते हैं पता है क्या? अपार्ट फ्रॉम टीबी एग्जांपल्स दे सकते हो ग्रैनुलोमा के डिजीजेस के? हाँ, लेप्रेसी, गुड। और डिजीज एग्जांपल? हाँ, बेटा ग्रैनुलोमा का एक रीजन होता है कि वहां से उस जगह से वो जो भी आपका पॉजिटिव चीज है उसको हटा नहीं पा रहा है, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। टीबी के केस में क्यों बनते हैं? वो रह जाते हैं, वो चीज वो ऑर्गेनिज्म आता है वो डेड कर देता है उसको, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म वहां पे होता है, उसको डेड करने के लिए, उसको मारने के लिए ही वहां पे ग्रैनुलोमास, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन होता जा रहा है बार बार कॉन्स्टेंटली। फंगस के केस में भी सेम चीज होती है, फंगल ग्रैनुलोमास भी कॉमन होते हैं बहुत। हॉजकिन डिजीज सुनिए? हॉजकिन क्या होता है, कहाँ पे सुना है? लिम्फोमास, उसमें भी ग्रैनुलोमास होते हैं, ठीक है। आप क्या, और मैं डिजीज बोलूंगी तो यार तुम लोग समझ नहीं पाओगे। कैट स्क्रैच डिजीज है, इस तरह के नाम सुने कभी? ग्रैनुलोमास होते हैं बेटा। ग्रैनुलोमास के बेसिक एग्जांपल्स कुछ याद कर लो, वाइवा में भी यही पूछा जाएगा। सिर्फ टीबी ही नहीं होता है जहाँ पे ग्रैनुलोमास होते हैं, और भी बहुत सारी होती है, और तुम वो सारी डिजीजेस ऑलमोस्ट आगे पीछे करके पढ़ चुके हो। तुम्हारा पैथो कंप्लीट हो रहा है। इसमें एम्प्टी अपीयरिंग सिस्टिक स्पेसेस ये दिख रही है, ये सिस्टिक स्पेसेस जो कि लिपिड वैक्यूल्स है जिसके अराउंड न्यूट्रोफिलिक डेब्रिस आ गया है। नेक्स्ट होता है, ये भी ग्रैनुलोमा फॉर्म करता है, टिश्यू रिएक्शन टू सिलिकॉन, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा टर्म सुना है? सूचर मटेरियल मोस्ट कॉमन होता है। सर्जरीज के टाइम पे जब इंट्रा एब्डोमिनल या इनफैक्ट स्किन पे बहुत कम, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल अगर सर्जरीज है, सपोज सूचर किया है आपने, वो सूचर मटेरियल वहां पे रह गया है, तो सूचर रह गया, इनफैक्ट नहीं भी रहा है, सूचरिंग की है ना आपने, वो सूचर मटेरियल बॉडी के लिए फॉरेन चीज है, वो एलिमिनेट करना चाहेगा, लेकिन सूचर मटेरियल वो एलिमिनेट तो नहीं कर सकता है वो बॉडी, तो उसके अगेंस्ट ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होती है, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। उसी तरह से सिलिकन, टिश्यू रिएक्शन टू सिलिकन भी एक है जिसके अंदर क्योंकि सिलिकन भी फॉरेन बॉडी है,
तो उसके अगेंस्ट भी रिएक्शन होगी, ग्रैनुलोमास बन सकते हैं उसके अगेंस्ट भी। नेक्स्ट है फाइब्रोएपिथेलियल लीजन। इसके अंदर आता है फाइब्रोएडेनोमा और फिलॉइड्स। पहले बताओ फाइब्रोएडेनोमा के बारे में क्या जानते हो, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर सुना है कभी टर्म फाइब्रोएडेनोमा? अब 1 साल पूरा हो रहा है, सुन तो लिया होगा, नो तो नहीं बोल सकते। फाइब्रोएडेनोमा अभी मैंने स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी, मैंने बताया था फाइब्रोएडेनोमा कहाँ का ट्यूमर होता है, जिसके अंदर हम नॉर्मल लोब्यूल देख रहे थे, जिसके अंदर पैपिलोमा देख रहे थे, जिसके अंदर हम एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया देख रहे थे, वहां पे फिलॉइड्स और फाइब्रोएडेनोमा था। कहाँ का प्रोलिफरेशन था वो? ग्लैंड्स का नहीं था, स्ट्रोमा। ग्लैंड्स के आसपास जो स्ट्रोमा होता है, चाहे वो इंट्रालोब्यूलर है चाहे वो इंटरलोब्यूलर है, दोनों ही स्ट्रोमा के प्रोलिफरेशन के केस में ये बिनाइन डिजीज है दोनों, ये चीज याद रखना। फाइब्रोएडेनोमा पर से बिनाइन है, फिलॉइड्स के केस में मैलिग्नेंट फिलॉइड्स भी होता है, ठीक है। फाइब्रोएपिथेलियल लीजन्स बोलते हैं जिसके अंदर ही दोनों आते हैं। फाइब्रोएडेनोमा इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट करता है, पेशेंट किसी भी एज ग्रुप के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और पेशेंट प्रेजेंट करता है मास के साथ में, जो कि मोबाइल होता है। सर्जरी पोस्टिंग्स लगी हैं? सर्जरी पोस्टिंग्स लगी हैं? तुम लोग की लग रही है ना क्लिनिकल पोस्टिंग? क्या आपस में पूछ रहे हो क्या कि हमारी लगी है कि नहीं लगी है सर्जरी पोस्टिंग? मैं पूछ रही हूँ ना क्वेश्चन, तो आपस में क्यों बात कर रहे हो? मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज है, पेशेंट प्रेजेंट करता है ब्रेस्ट लंप के साथ जो कि मोबाइल होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टेंड्स टू रिग्रेस एज एज ऑफ द पेशेंट इंक्रीजेज। यूजुअली सिंगल होता है, बट इन 20% केसेस मल्टीपल लीजन्स इन द सेम ब्रेस्ट और बायलेटरली हो सकते हैं। पेशेंट को जब क्लिनिकली एग्जामिन करोगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये मैलिग्नेंसी है और ये मैलिग्नेंसी नहीं है? आज के एरा में जो सिचुएशन है, 35 इयर्स की फीमेल भी प्रेजेंट करती है ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी के साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। शार्पली डिमार्केट नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में जो सारे फीचर्स ग्रॉस वाले पढ़े थे, वो सारे फीचर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। बिनाइन लीजन के केस में शार्पली डिमार्केटेड इसकी बाउंड्री होती है, फर्म होता है, लेस देन। जनरली जो मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं वो शार्पली डिफाइंड नहीं हो सकते। दूसरी चीज, वो मोबाइल नहीं होते, जनरली फिक्स्ड होते हैं, किसी एक स्ट्रक्चर से फिक्सेशन होता है उनका। कट सरफेस सॉलिड ग्रेइश व्हाइट एंड bulging with a whorl like pattern and slit like spaces, ये जो आप कट करोगे तो पता चलेगा। नेक्रोसिस जनरली एब्सेंट होता है क्योंकि बिनाइन लीजन है। माइक्रोस्कोपिकली इसमें दो पैटर्न मिलते हैं, इंट्राकैनालिक्युलर और पेरिकैनालिक्युलर। इंट्राकैनालिक्युलर when the connective tissue invaginates into the glandular spaces। इतना डिटेल आपके जानने की जरूरत नहीं है। फाइब्रोएडेनोमा में बेसिकली स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होता है। इसमें दो पैटर्न मिल सकते हैं, इंट्राकैनालिक्युलर पैटर्न एंड पेरिकैनालिक्युलर पैटर्न। पेरी मतलब जो ग्लैंड्स के अराउंड बेसिकली ये रहा, जिसमें ग्लैंड्स उतने कंप्रेस नहीं होंगे, ग्लैंड्स के अराउंड का स्ट्रोमा यहाँ पे प्रोलिफरेट हो जाएगा। इंट्राकैनालिक्युलर में इतना समझ लो ग्लैंड का कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। ग्लैंड जो होते हैं उनका कंप्रेशन होता है, पेरिकैनालिक्युलर में ग्लैंड का उतना कंप्रेशन नहीं होता, अराउंड ग्लैंड डायलेटेड ही रहते हैं और उनके अराउंड का स्ट्रोमा प्रोलिफरेट हो जाता है। इसमें बेसिकली ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर सेल्स, राउंड यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई, और स्ट्रोमा जनरली लूज कनेक्टिव टिश्यू रिच इन एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड बट इज पार्शियली और टोटली कंपोज्ड ऑफ डेंस फाइब्रस टाइप। ये दोनों में ही स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होता है। पर फिलॉइड्स के केस में क्या डिफरेंस होता है? इट अकर्स इन मिडिल एज वुमेन
इट अराइजेस फ्रॉम इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा। उसके केस में दोनों ही स्ट्रोमा से अराइज होता है, लेकिन इसके केस में इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा से फिलॉइड्स अराइज होता है। ग्रॉस में इट इज राउंड, सर्कमस्क्राइब्ड एंड फर्म, कट सरफेस सॉलिड। फाइब्रोडेनोमा के कट सरफेस में हमें वर्लिंग पैटर्न मिल रहा था, इसके कट सरफेस में हमें स्लिट लाइक स्पेसेस मिलती है। ग्रॉसली जब हम ट्यूमर काटते हैं तो मनीषा एक मिनट, वो पूरी रो की फोटो ले ले इधर से, ठीक है, जाके ले। फिलॉइड्स के केस में राउंड, सर्कमस्क्राइब्ड एंड फर्म मास होता है। कट सरफेस में क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस मिलती हैं। इस केस में एरियाज ऑफ नेक्रोसिस, सिस्टिक डीजनरेशन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फाइब्रोडेनोमा के केस में बहुत रेयर है कि आपको नेक्रोसिस या फिर कोई भी डीजनरेशन के फीचर्स मिले। माइक्रोस्कोपिकली इसमें स्टोमल हाइपरसेलुलैरिटी, माइक्रोस्कोपिकली इसमें ग्लैंडुलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिनाइन। फिलॉइड्स मैंने बोला फाइब्रोडेनोमा इज ऑलवेज बिनाइन, फिलॉइड्स कैन बी मेलिग्नेंट। तो उस केस में इसका जो ग्लैंडुलर, क्योंकि ये स्टोमल प्रोलिफरेशन है, स्टोमा का ट्यूमर है, तो ग्लैंडुलर एलिमेंट्स तो बिनाइन ही होंगे, लेकिन स्टोमल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। और जो मेलिग्नेंसी अगर आपको फिलॉइड्स में मिलती है तो वो भी स्टोमल मेलिग्नेंसी होगी, स्टोमा में ही आपको एटिपिया मिलेगा। ग्लैंड्स पर से बिनाइन ही रहेंगे। बाहर स्ट्रोमल कंपोनेंट्स हैज अ फाइब्रोब्लास्टिक अपीयरेंस विद लिटिल और माइल्ड स्टोमल एटिपिया एंड फ्यू माइटोसिस। ये बिनाइन के केस में, बिनाइन फिलॉइड्स के केस में माइल्ड स्टोमल एटिपिया होता है और माइटोसिस इसका कम रहता है। माइटोसिस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी एक फीचर होता है मेलिग्नेंसी का, ठीक है। ये आपकी क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस है, ये क्लेफ्टिंग हो रही है, जो व्हाइट व्हाइट स्पेसेस बेसिकली दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेफ्टिंग। इस तरीके से ये ट्यूमर फॉर्म होता है। ये अंदर जा रहा है इधर से, ये पूरा ये क्लेफ्टिंग हो रही है इसकी, इनको बोलते हैं क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस। माइक्रोस्कोपिकली आपको इस तरह से क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस मिलती हैं। माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है फाइब्रोडेनोमा है या फिलॉइड्स है, क्योंकि फिलॉइड्स की टेंडेंसी होती है मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने की, ठीक है। ये ग्रेडिंग है आपकी बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मेलिग्नेंट। स्टोमल एटिपिया बिनाइन में माइल्ड होता है, मेलिग्नेंट में मार्क्ड होता है। स्टोमल सेलुलैरिटी बिनाइन में कम होगी, सेलुलैरिटी ज्यादा होगी मेलिग्नेंट में। फिलॉइड्स बेसिकली 3 तरह का होता है, बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मेलिग्नेंट। स्टोमल ओवरग्रोथ एब्सेंट रहती है इसमें, लेकिन स्टोमल ओवरग्रोथ हो जाती है मेलिग्नेंसी के केस में। माइटोटिक काउंट इसमें कम रहता है बिनाइन में, बॉर्डरलाइन में बॉर्डरलाइन रहता है, मतलब। और बेसिकली हम डिफाइन करते हैं बिनाइन और मेलिग्नेंट को, उसके बीच के जो सारे फीचर्स आते हैं वो सारे बॉर्डरलाइन कैटेगरी में आते हैं। बिनाइन जानना जरूरी है और मेलिग्नेंसी का फीचर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो जानना जरूरी है। उसके बीच का जो सारे फिलॉइड्स हैं वो सब बॉर्डरलाइन कैटेगरी में आते हैं। ट्यूमर बॉर्डर जो है वो वेल डिफाइंड होती है बिनाइन के केस में, उसमें डिफ्यूजली परमिएटिव होती है। मेलिग्नेंट हेट्रोलोगस एलिमेंट्स, क्योंकि फिलॉइड जो है वो बेसिकली स्ट्रोमा का ट्यूमर है, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा का ट्यूमर होते हैं उसमें हमें जनरली किसी भी स्टोमल ट्यूमर में हमें जनरली हेट्रोलोगस एलिमेंट्स, हेट्रोलोगस का मतलब होता है जो मीसेनकाइमल और एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेलिग्नेंसी भी, जैसे कार्टिलेजिनस, ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा वाला एरिया भी आपको दिख सकता है। कोई भी मीसेनकाइमल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो मेलिग्नेंसी होती है वो भी इसके साथ में आपको वो एरियाज भी मिक्स दिख सकते हैं। जनरली जो स्टोमल एलिमेंट्स होते हैं उसके केस में आपको मीसेनकाइमल एलिमेंट्स की मेलिग्नेंसी भी जो सार्कोमास वाली होती है वो भी साथ में दिख जाती है। तो इस केस में भी
ऑब्वियसली बिनाइन है तो उसके अंदर हीट्रोलोगस जो मेलिग्नेंट एलिमेंट्स है वो एब्सेंट होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, कंफर्म हमेशा नहीं होता कि प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये आपका बॉर्डरलाइन फिलॉइड है, ये तो तुम छोड़ दो, ये मेलिग्नेंट फिलॉइड है। इसमें स्ट्रोमा का बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ है, इतना ज्यादा कि एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स पूरे ही डिस्प्लेस हो गए हैं। इसमें आपको एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स मतलब ग्लैंड, एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट के केस में ग्लैंड्स है, तो इसमें आपको ग्लैंड्स दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें फिर आपको यहाँ पे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके केस में पूरे ही ग्लैंड्स डिस्प्लेस हो गए। स्टोमा बहुत ज्यादा आ गया है कि उसने ग्लैंड्स तक को रिप्लेस कर दिया, ग्लैंड्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट है एडिनोसिस एंड स्क्लेरोजिंग लीजन। इसके अंदर आता है एडिनोसिस, रेडियल स्कार, कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन। एडिनोसिस ये टर्म क्या बताता है? एडिनोसिस इस टर्म का मतलब क्या होता है? एडी, जब हम लोग एडिनोमा, एडी वाला वर्ड यूज करते हैं तो जनरली ये ग्लैंड्स को सिग्निफाई करता है। तो नोसिस मतलब, सिस मतलब चीज का इंक्रीज होना। तो जब ग्लैंडुलर एलिमेंट का चाहे प्रोलिफरेशन हो रहा है या इंक्रीज हो रहे हैं ग्लैंड्स, उस केस में हम लोग एडिनोसिस टर्म यूज करते हैं। स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस, माइक्रोग्लैंडुलर एडिनोसिस, एपोक्रीन एंड ट्यूबुलर एडिनोसिस। स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस टर्म बता रहा है हमें क्या होता है, इसके अंदर स्क्लेरोसिस होता है, ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हुआ है, ठीक है। मोर सेलुलर सेंट्रली इलोंगेटेड कंप्रेस प्रोलिफरेटिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इसके अंदर हमें स्क्लेरोसिस मिलता है। राउंडेड लोबुलोसेंट्रिक कॉन्फिगरेशन, मोर सेलुलर सेंट्रली elongated and compressed proliferating tubules lined by epithelial and peripherally myoepithelial cells. न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो सकता है, नेक्रोसिस एब्सेंट होता है, डेंस स्टोमा होता है, फोकाई ऑफ इलास्टोसिस एंड माइक्रोकैल्सिफिकेशन मिल सकता है। देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसमें ग्लैंड की साइड में जो व्हाइट स्पेसेस हैं सारी ग्लैंड्स हैं, और सेंटर में बेसिकली आपका स्क्लेरोसिस होता है इस केस में, इसलिए हम बोलते हैं लोबुलोसेंट्रिक कॉन्फिगरेशन होता है इसका। लोब्यूल्स के बीच में स्क्लेरोसिस होता है, उसके अराउंड ग्लैंड सारी प्रोलिफरेट करती है। माइक्रोग्लैंडुलर एडिनोसिस, इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली माइक्रोग्लैंडुलर अगर हम बोल रहे हैं टर्म, तो ग्लैंड्स छोटे छोटे जाते हैं, लेकिन ग्लैंड्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। एडिनोसिस टर्म आ रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, उतना बस ध्यान रख लो तुम। स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड्स विद ओपन लुमिना कंटेनिंग इओसिनोफिलिक सिक्रीशन। ग्लैंड्स आर कंपोज्ड सिंगल लेयर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स। मायोएपिथेलियल लेयर जनरली इसमें एब्सेंट होती है, हाउएवर। अच्छा, हमने मेल जेनाइटल सिस्टम में एक चीज पढ़ी थी, मायोएपिथेलियल लेयर एब्सेंट होती है, क्या सिग्निफाई करता है? नियोप्लेजिया, मेलिग्नेंसी जनरली। ये इसका एक मतलब इसके अंदर बेसिकली ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है। इसके अंदर ग्लैंड्स का भी प्रोलिफरेशन हो रहा है, छोटे छोटे ग्लैंड्स हो रहे हैं, और इसके अंदर मायोएपिथेलियल सेल लेयर एब्सेंट होती है, लेकिन इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट रहती है। किसी भी जगह पे जहां पे मायोएपिथेलियल सेल लेयर है ग्लैंड्स की, अगर वो एब्सेंट हो जाती है, वो चली जाती है, तो वो मेलिग्नेंसी डिफाइन करता है। लेकिन ये इसका एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर प्रेजेंट मायोएपिथेलियल लेयर एब्सेंट होती है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए बिनाइन डिजीजेस में ही आता है, ठीक है। स्टोमा में भी हाइलाइज्ड बट नॉट सेलुलर और इलास्टोटिक। एपोक्रीन एडिनोसिस, ये सारे छोटे छोटे व्हाइट स्पेसेस जो दिख रहे हैं सारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स प्रोलिफरेट हुए, बस इसके अंदर जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो एपोक्रीन सेल्स की हो गई है, उतना ही डिफरेंस है। ट्यूबुलर एडिनोसिस के केस में इसके अंदर इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक ब्रांचिंग ग्लैंड्स मिलते हैं। मायोएपिथेलियल सेल लेयर इसमें भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बिनाइन कंडीशन है, सारे छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में ग्लैंड्स मिलते हैं। ब्रांचिंग भी हो सकती है इन ग्लैंड्स की, लेकिन देखो क्या होता है, जब भी ग्लैंड्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं अगर आपके, तो आपके दिमाग में पहली चीज आती है कि मेलिग्नेंसी हो सकती है अगर ग्लैंड्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ये सारी बिनाइन कंडीशंस है जिसमें भी ग्लैंड्स प्रोलिफरेट करते हैं, इन सब में हम देखते हैं कि मायोएपिथेलियल सेल लेयर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, और अरेंजमेंट कैसा है इनका।
वो एक एक्सेप्शन है कि मायोएपिथेलियल सेल लेयर एब्सेंट होने के बाद भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, इसलिए भी वो बिनाइन में है। बाकी इन सब में अरेंजमेंट कैसा है, ग्लैंड का साइज कैसा है, एटीपिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, मायोएपिथेलियल सेल लेयर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। रेडियल स्कार एंड कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन्स, इसके अंदर आते हैं ये तीन चीजें, रेडियल स्कार, कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन्स एंड इन्फिल्ट्रेटिंग एपिथेलियोसिस। साइज अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसी चीज को रेडियल स्कार बोलते हैं, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन्स बोलते हैं। रेडियल स्कार स्मॉल साइज, इर्रेगुलर, रबरी टू फर्म मास होता है, स्टिलेट शेप। इसके केस में ये इंपॉर्टेंट है कि हमें, ये तो ग्रॉस है एक्चुअली, माइक्रोस्कोपी है, हाँ, इसके केस में बेसिकली बीच में स्टार शेप, स्टिलेट शेप का आपको अरेंजमेंट मिलता है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंटर इज डेंसली फाइब्रोटिक और फाइब्रोइलास्टोटिक, और उसके अराउंड आपके सारे डक्ट्स अरेंज होते हैं। ये अगर लेस देन 1 है तो रेडियल स्कार बोलेंगे, मोर देन 1 है तो कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग स्कार बोलेंगे। इसके अंदर आता है ट्यूबुलर एडिनोमा एंड लैक्टेटिंग एडिनोमा कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन्स में। देखो सेम अरेंजमेंट, अगर लेस देन 1 में है तो रेडियल स्कार है, लेकिन अगर मोर देन 1 में है तो उसमें आपके पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप रेडियल स्कार नहीं बोलोगे उस केस में। ट्यूबुलर एडिनोमा, ये सब बिनाइन कंडीशंस है, इसमें भी बैक टू बैक छोटे छोटे ग्लैंड्स अरेंज्ड है। किसी भी चीज में अगर हम बोलते हैं बैक टू बैक ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब वो मेलिग्नेंसी डिफाइन करता है, लेकिन ये सारे की सारे बिनाइन लीजन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मायोएपिथेलियल सेल लेयर प्रेजेंट होती है, पहली चीज। ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, फर्म होता है, क्लोजली पैक यूनिफॉर्म स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, लाइन बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एटेन्यूएटेड होती है इस केस में मायोएपिथेलियल सेल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन पूरी की पूरी लाइनिंग एपिथेलियम में प्रेजेंट नहीं होती है, एटेन्यूएटेड होती है, पर प्रेजेंट होती है। अगर हमें प्रेजेंस मिल जाती है दैट मीन्स वो बिनाइन है। स्ट्रोमा इनके बीच में स्ट्रोमा बहुत कम होता है। नेक्स्ट है लैक्टेटिंग एडिनोमा। टर्म सिग्निफाई कर रहा है कि लैक्टेशन के टाइम पे होता है। इस केस में बेसिकली हमें हाइपोप्लास्टिक लोब्यूल्स मिलते हैं, ये आपके सारे, ये पूरा एक एक ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लैक्टेशन हो रहा था पेशेंट को, मतलब सिक्रीटरी फेज में थे सारे ग्लैंड्स आपके, सिक्रीटरी फेज में थे, इसलिए आपको सारी की सारी सिक्रीटरी एपिथेलियम मिलेगी, जिनके की साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा, मतलब सेल जो होगा बहुत ज्यादा एनलार्ज होगा, न्यूक्लियस एनलार्ज नहीं होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा उन केसेस में। एक्टिवली सिक्रीटिंग क्यूबॉइडल सेल्स आपको मिलेंगे इस केस में। ये सारे दिख रहे हैं, ये पूरा एक सेल है न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पे पूरा एक सेल है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक्टिवली सिक्रीटिंग सेल्स है। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस के अंदर और आते हैं इंट्राडक्टुलर प्रोलिफरेटिव लीजन्स एंड इंट्राडक्टुलर नॉन प्रोलिफरेटिव चेंजेस। अब ये हम अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रोमा और ग्लैंड्स का प्रोलिफरेशन। अब ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। ग्लैंड्स के अंदर क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग है और मायोएपिथेलियल लाइनिंग है। अब एपिथेलियल सेल्स, देखो बेटा, कोई भी ऑर्गन है उसके स्ट्रोमा, एपिथेलियम, उसके ग्लैंड्स, हर एक चीज का प्रोलिफरेशन हो सकता है। उसके हिसाब से वो बिनाइन चीजें या मैलिग्नेंट चीजें जो भी उसमें डिफाइंड है या जो भी उसमें टर्म्स है वो सारी डिफाइंड होती है। हमने अभी तक स्टोमा पढ़ लिया, ग्लैंड्स का प्रोलिफरेशन पढ़ लिया। अब ग्लैंड्स के अंदर जो एपिथेलियम है उसका प्रोलिफरेशन होने से क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसमें आता है यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया, कॉलमनर सेल लीजन से इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया एंड एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मैलिग्नेंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सेम ही फीचर होता है, यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया, और उसके बाद सीधे डीसीआईएस हो जाता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, फिर मैलिग्नेंसी। ये इसकी चेन रहती है। यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया, पूरा डक्ट जो है वो एनलार्ज हो गया है, डक्ट जो आपके ग्लैंड्स है, छोटे छोटे जो डक्ट जिनको बोल रहे हैं, वो सारे एनलार्ज हो गए और पूरे फिल हो गए सेल्स के साथ में। 3 or more cell above the basement membrane, सेल्स इसके अंदर ओवल न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर ग्रूविंग, इंक्लूजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। स्ट्रीमिंग इफेक्ट होता है, पेरिफेरल इलॉन्गेटेड क्लेफ्ट्स होते हैं,
ये इंपॉर्टेंट है कि पेरिफेरल लेयर ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो बिनाइन लुकिंग होता है और साथ में मायोएपिथेलियल सेल लेयर प्रेजेंट रहती है। नेक्रोसिस एब्सेंट होता है। ये तुम लोग हाँ। एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया, ये जनरली होता है 4th डिकेड ऑफ लाइफ में। इसके अंदर क्या होता है, एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया में बेसिकली आपको माइल्ड एटिपिया मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। जो आपके सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, वो प्रोलिफरेट तो किए हैं, डक्ट्स को भी पूरा इन्होंने भर दिया है, लेकिन इसके अंदर माइल्ड एटिपिया प्रेजेंट है। माइल्ड proliferative ductal lesions with monomorphic cells and cribriform architecture, pattern diagnosed as atypical ductal hyperplasia. एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया में हमें माइक्रोपैपिलरी प्रोलिफरेशंस भी मिल सकते हैं। ये छोटे छोटे जो इसके अंदर दिख रहे हैं, अलग से टूटे हुए भी जो दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो सारे माइक्रोपैपिले हैं। तो आपको पैपिलरी प्रोलिफरेशन भी मिल सकता है इसके अंदर। इसके अंदर क्रिबिफॉर्म प्रोलिफरेशन भी मिल सकता है। क्रिबिफॉर्म मतलब होता है कि पूरा सेल्स का प्रोलिफरेशन है, बीच बीच में आपको एम्प्टी स्पेसेस मिल रही है। क्रिबिफॉर्म हम लोग जनरली सीव लाइक, छलनी जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर आपको क्रिबिफॉर्म प्रोलिफरेशन भी मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया, एटिपिकल हाइपोप्लेजिया, DCIS जो कि लो ग्रेड का होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या होते हैं? इसके फर्स्ट वाले में हिट्रोजेनस पॉपुलेशन होती है डिफरेंट शेप एंड साइज की, मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एंड सेकेंडरी लुमेन्स आर इरेगुलरली शेप्ड एंड पेरिफेरली लोकेटेड। ये लुमेन्स हैं, ये इरेगुलर शेप की होती है, जनरली पेरिफेरी पे होती है। एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया में हमें एक ही क्लोनल पॉपुलेशन का प्रोलिफरेशन मिलता है, सेल्स मोर यूनिफॉर्म होते हैं देन UDH बट वेरी इन साइज एंड शेप, स्ट्रीमिंग न्यूक्लियाई मे बी प्रेजेंट, लो ग्रेड न्यूक्लियाई होते हैं। लो ग्रेड मतलब लो ग्रेड या माइल्ड एटिपिया होता है न्यूक्लियस के अंदर। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में भी क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब एक ही तरीके के सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। इसके अंदर हमें इंक्रीज मोनोमॉर्फिक सेल्स होते हैं, एंटायरली फिलिंग द डक्ट्स विद स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल पैटर्न, मिनिमल हाइपोक्रोमैटिज्म एंड प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है। ये आता है एटिपिकल लोब्यूलर हाइपोप्लेजिया। एक डक्ट होती है, एक लोब्यूल होता है। ब्रेस्ट में हमने TDLU में क्या पढ़ा? टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। अभी तक हम जो सारी चीजें पढ़ रहे थे जा रहे हैं, एपिथेलियल हाइपोप्लेजिया, यूजुअल डक्टल हाइपोप्लेजिया, डक्ट्स का प्रोलिफरेशन में था। अब उसके साथ में जो लोब्यूल्स अरेंज थे, उन लोब्यूल्स में अगर लोब्यूल्स में भी मेलिग्नेंसी हो सकती है, उनका भी प्रोलिफरेशन हो सकता है। मेलिग्नेंसी हम मेलिग्नेंसी में पढ़ेंगे, ये प्री मेलिग्नेंट स्टेज है एटिपिकल लोब्यूलर हाइपोप्लेजिया। इसमें लोब्यूल्स का प्रोलिफरेशन होता है। सारे ये तुम्हारी डक्ट्स है, ये सारी इधर जो है ये सारे लोब्यूल्स है डक्ट्स के अराउंड। तो लोब्यूल्स का जब प्रोलिफरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एटिपिकल लोब्यूलर हाइपोप्लेजिया। प्रोलिफरेशन विद फिलिंग, लोब्यूल्स एनलार्ज हो जाते हैं और पूरे फिल्ड हो जाते हैं सेल्स के साथ में। कॉलमनर सेल लीजन्स, इसके अंदर बेसिकली टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट्स में होता है, नो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स। कॉलमनर सेल चेंज मिलता है, कॉलमनर सेल हाइपोप्लेजिया मिलता है। मतलब टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट्स जो होती हैं उसमें डायलेटेड एसिनाई हो जाते हैं। एसिनाई 1 to 2 सेल लेयर्स होती हैं, और कॉलमनर हाइपोप्लेजिया में बेसिकली एसिनाई जो होते हैं वो स्ट्रैटिफाइड सेल्स मोर देन 2 लेयर्स होती है। बस इतना ही डिफरेंस है कि उसके अंदर एसिनाई जो होता है डायलेट होके उसमें 1 से 2 सेल लेयर होती है, इसमें 2 से ज्यादा होती है। सेल चेंज ए, ये डायलेटेड हो गई है आपकी सारी जो लोब्यूलर यूनिट्स हैं, और इसके अंदर 1 to 2 लेयर्स हैं, मोर देन 2 लेयर्स है। फ्लैट एपिथेलियल हाइपोप्लेजिया, मैमोग्राफी में अमोर्फस कैल्सिफिकेशन मिलता है। माइक्रोस्कोपिकली 1 to several layers of disorganized monotonous ऐसे पढ़ते हाँ। The acini of the terminal duct lobular units are variably dilated, lined by stratified monomorphic cuboidal cells. जो लास्ट के जो एसिनाई होते हैं TDLU के, वो डायलेट हो जाते हैं और एक लेयर से अरेंज हो जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड लेयर से ऑफ मोनोमॉर्फिक क्यूबॉइडल सेल्स। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आई डोंट थिंक आप लोगों के केस में आएगा। नॉन प्रोलिफरेटिव चेंजेस हमारी ब्रेस्ट में क्या होते हैं? वो सारे थे जिसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है एपिथेलियल सेल्स का। अब इनमें प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये
चेंजेस हैं जो कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं इन सबके साथ में, सिस्ट, एपोक्रीन मेटाप्लेजिया, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सिस्ट के केस में ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाती है। एपोक्रीन मेटाप्लेजिया के केस में जो आपकी डक्ट्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली एपोक्रीन सेल लाइनिंग हो जाती है। एपोक्रीन सेल्स कैसे दिखते हैं? जिसके अंदर इओसिनोफिलिक एम्पल अमाउंट ऑफ इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। स्मॉल न्यूक्लियस विद एम्पल अमाउंट ऑफ इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, वो एपोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि डक्ट्स की लाइनिंग एपिथेलियम में होते हैं, और इनके अंदर स्नाउटिंग होती है। स्नाउटिंग इसको बोलते हैं, ये जो बाहर निकल रहे हैं ये स्नाउट है, ये सारी जो बाहर निकल रही है ना बाहर की तरफ, अंदर मतलब बेसिकली लूमेन में प्रोजेक्ट कर रही है, वो सारी स्नाउटिंग है, स्नाउट बोलते हैं। फाइब्रोसिस मिलता है मोस्टली सेकेंडरी टू सिस्ट रप्चर। कैल्सिफिकेशन हो सकता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, और मैमोग्राफी कैल्शियम ऑक्सिलेट अमॉर्फस दिखता है। Chronic inflammation, which is a secondary feature present in benign breast biopsies, usually related to cyst rupture or release of secretion into the stroma, जिसमें हमें lymphocytes, plasma cells, foamy histiocytes मिलते हैं। Next है papillary lesions। डक्ट के अंदर पैपिलरी प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, पैपिलोमा बन सकता है, तो उसको हम लोग इंट्राडक्टल पैपिलोमा बोलते हैं। पॉलीपॉइडल पैपिले कैसे होते हैं? पॉलीपॉइडल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये पॉलीपॉइडल इंट्राडक्टुलर मास होता है, सॉफ्ट एंड फ्राइबल होता है, इसमें एरियाज ऑफ हेमरेज मिलता है। इट इज मेजरिंग लेस देन 3 सेंटीमीटर। डक्ट विद पैपिलोमा मे हैव डायलेटेशन, अगर डक्ट के अंदर पैपिलोमा है तो डक्ट डायलेट हो सकती है। माइक्रोस्कोपिकली ये सारे आपके पैपिले हैं, इस तरह से ये पूरा ऐसे पैपिलरी प्रोजेक्शन है पूरा, ठीक है। ब्रॉड पैपिलरी फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है जो कि लाइंड है एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल्स से। नेक्रोसिस एब्सेंट है क्योंकि अभी हम पैपिलोमा की बात करें जो कि बिनाइन कंडीशन है। निप्पल लीजन्स में आते हैं निप्पल एडिनोमा एंड स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स। निप्पल एडिनोमा जनरली होता है 40 to 50 इयर्स में, मोस्टली यूनिलेटरल होता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है सीरस ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज ऑफ निप्पल के साथ में। ग्रॉसली इल डिफाइंड फर्म नोड्यूल है विथ नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। माइक्रोस्कोपिकली पैपिलोमेटस चेंजेस होते हैं, इसमें भी डिस्टॉर्शन ऑफ इंड्यूस्ड बाय द डेंस स्ट्रोमा। ये हमें माइक्रोस्कोपिकली प्रेजेंट करता है सेम एज इंट्राडक्टुलर पैपिलोमा या फिर यूजुअल डक्टल हाइपरप्लेजिया। एपिथेलियल मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके अंदर। अनइंटरप्टेड फॉर्मेशन ऑफ एडिनोस्क्वामस नेस्ट भी हो सकते हैं। स्मॉल फोकाई ऑफ नेक्रोसिस मिल सकता है। बेसिकली आप ये सारे आपका पैपिलरी प्रोजेक्शन है। ये आपका जो ऊपर ये स्क्वामस लाइनिंग है, ऊपर निप्पल के ऊपर क्या होती है? स्क्वामस लाइनिंग होती है। इसके अंदर ये जो पूरा प्रोलिफरेशन दिख रहा है ये आपका निप्पल एडिनोमा है। एडिनोमा टर्म सिग्निफाई करता है कि ग्लैंड्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, पर बिनाइन है वो चीज, तो निप्पल एडिनोमा। ग्लैंड्स जो होते हैं बाइलेट एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। यूजुअल डक्टल हाइपरप्लेजिया नेक्रोसिस प्रेजेंट हो सकता है। स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो डक्ट्स हैं, मेटाप्लेजिया मतलब एक एपिथेलियम जो है, एक मैच्योर एपिथेलियम दूसरे मैच्योर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही है। डक्ट्स की लाइनिंग एपिथेलियम क्यूबॉइडल टू कॉलमनर होती है। अगर वो स्क्वामस में चेंज हो जाती है तो स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द डक्ट्स बोलते हैं उसको। ये आपकी डक्ट्स थी, बाहर आउटर में निकल रही थी, उन सबकी लाइनिंग एपिथेलियम में स्क्वामस चेंज आ गया है, तो ये स्क्वामस मेटाप्लेजिया है। स्ट्रोमल एंड वैस्कुलर ट्यूमर्स, जिसके अंदर आता है हिमैंजियोमा एंड सूडो एंजियोमेटस स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। हिमैंजियोमा ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होता है, बिनाइन ट्यूमर है, जिसके अंदर हमें ये सारी बिनाइन सेल्स की लाइनिंग है, और ये सारी ब्लड वेसल्स आरबीसीज दिख रही है रेड कलर के अंदर, वो सारी आरबीसीज हैं, तो ये सारी ब्लड वेसल्स हैं जिनका प्रोलिफरेशन हो गया है। एक ट्यूमर जो कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और उसके अंदर सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन मिल रहा है, वो हिमैंजियोमा कहलाता है, बॉडी में कहीं भी हो, बिनाइन। सूडो एंजियोमेटस स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया, बिनाइन मेसेनकाइमल प्रोलिफरेटिव लीजन ऑफ द ब्रेस्ट, प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल स्पिंडल सेल्स, इतना जानने की जरूरत नहीं है। मनीषा, किसी को कुछ पूछना है?